Hello students, as you know very well, we have completed Unit 1 and Unit 2. Today we will discuss about Unit 3, that is determination of income and employment. Before discussing any point, we should understand the meaning of this unit. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना. टू फाइंड द इक्विलिब्रियम, हमें क्या करना है, कोई चीज़ निर्धारित करनी है. ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन दिस यूनिट वी विल फाइंड इक्विलिब्रियम. किसका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे? हमने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे जो इनकम है वो है नेशनल इनकम, एंड एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे मीनिंग है एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. एज यू नो वेरी वेल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. बट यहाँ पे हम जिस रिसोर्स की बात करेंगे दैट इज लेबर. ठीक है, तो हमने क्या कहा, डिटर्मिनेशन ऑफ income and employment means to find out the equilibrium of national income and level of employment of resources. Find out equilibrium of national income and employment of resources. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम हम जो है वो कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कितना रोजगार दिया जाना चाहिए इनकम के अकॉर्डिंग एक कंट्री में. ठीक है, उस सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे बेटा. अकॉर्डिंग टू CBSE दिस यूनिट कैरिंग 12 मार्क्स. ये यूनिट जो है बेटा ये 12 मार्क्स की आती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर फ्यूचर कैरियर. बेटा ये बीकॉम में भी बहुत यूज़ होती है. नेक्स्ट जो भी आप कोर्स करेंगे, BA करेंगे, मीन्स ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है ये. यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो 12/12 भी आने की पॉसिबिलिटी है. तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इस टॉपिक को आप कितना अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं. बेटा इस यूनिट में जो है हमारे चैप्टर रहेगा, चैप्टर 3 रहेंगे. हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा बेटा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स. नेक्स्ट हमारा रहेगा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर. दिस इज चैप्टर 2. एंड चैप्टर 3 रहेगा हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. सो वी विल अंडरस्टैंड चैप्टर 1 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ओके बेटा, आप लोगों ने +1 में माइक्रो पढ़ी थी. माइक्रो में आपने डिमांड को पढ़ा था, एंड मार्केट डिमांड भी पढ़ी थी. बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिमांड क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा था. एक होती है बेटा डिजायर, एक होती है वांट, और एक होती है आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी. विलिंग पावर कितनी है आपकी, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आप अपना पैसा कितना खर्च करके खुश हैं. तो आपने क्या कहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आप ये चाहते हो कि आपके घर में एक टीवी होना चाहिए. ठीक है, लेकिन फिर आपको ये लगने लग गया कि आपको अपडेट होना चाहिए, जो भी इकोनॉमी में सिचुएशंस हैं चल रही हैं उनको लेके आपको अपडेट होना चाहिए.
फिर आपको ऐसा लगा कि आपकी इच्छा नहीं है, अब आपकी टीवी जो है वो वांट बन गई, डिजायर से क्या बन गई, वांट बन गई। डिजायर का मतलब क्या होता है बेटा, जस्ट विशफुल थिंकिंग होती है कि आप चाहते हो कि काश ऐसा हो। लेकिन वांट क्या होती है, आपको उस चीज की जरूरत है, ठीक है, लेकिन आपके पास विलिंगनेस नहीं है स्पेंड करने की, पैसे को खर्च करने की इच्छा नहीं है, या फिर आपके पास पैसा है नहीं। लेकिन जब आपकी परचेसिंग पावर भी इन्वॉल्व हो जाती है उस चीज में, लेकिन मतलब आप पैसा खर्च करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, तो जब ये तीनों एलिमेंट मिलते हैं, डिजायर, वांट और परचेसिंग पावर, और उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे आप वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं, तो वो क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। बेटा डिमांड जो होती है वो टू टाइप की होती है, आप लोगों ने पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड होती है और मार्केट डिमांड होती है। हमने ये कहा था इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कैसे करेगा, वो थी इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए पर्सन है, ए पर्सन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम पे उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करता है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड ऑफ पर्सन ए। अगर हम बात करें कि आइसक्रीम जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे उसको कितना खरीदा जाता है, तो हम सिर्फ एक आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाती है, मार्केट डिमांड हो जाती है, जिसमें हम क्या कर लेते हैं, एक से ज्यादा कस्टमर्स को ले रहे हैं, कि एक से ज्यादा कस्टमर्स जो हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड किस तरीके से करते हैं, किस पैटर्न से करते हैं, दैट इज मार्केट डिमांड। लेकिन यहाँ पे जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनके द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की गई, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। मीन्स दिस इज माइक्रो कंसेप्ट। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको स्मॉल लेवल पे पढ़ रहे हैं, बट एग्रीगेट डिमांड जो होती है बेटा, इसको हम इकोनॉमी लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम कितने सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, 4 सेक्टर्स में। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आ जाते हैं, आप और हम सब कंज्यूमर हैं, तो हम किस में आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर में आ गए। प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आ गया, बिजनेसेस आ गए, ठीक है, जो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो कंजप्शन को किससे डिनोट करेंगे, सी से, और इन्वेस्टमेंट को आई से। नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, कंजप्शन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है गरीब बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या हो गया, कंजप्शन हो गया बाय द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है, डैम बना रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ओके। और जो फॉरेन सेक्टर जो होता है बेटा, वो क्या करता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको सेल कर देते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है या फिर अवेलेबल होने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, और अगर उसको बाहर से मंगवा लिया जाए तो वो चीपर रेट पे अवेलेबल हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को विदेशों से परचेज कर लेते हैं, दैट इज इम्पोर्ट। और जो हमारा सरप्लस है जिसको हम सेल करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। तो फॉरेन सेक्टर से हम क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, इन सेक्टर्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है। हाउस होल्ड कंजप्शन की फॉर्म में डिमांड करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में डिमांड करता है, गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, और फॉरेन सेक्टर जो है वो हमसे कितना एक्सपोर्ट परचेज कर रहे हैं, मतलब हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन सेक्टर को, वो भी नेट एक्सपोर्ट की फॉर्म में डिमांड करता है फॉरेन सेक्टर। तो जब इन सेक्टर्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की गई, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, ओके। तो बेटा हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को समझेंगे। हमने थोड़ा सा एक बेस बनाया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। नाउ दिस इज चैप्टर 2, aggregate demand and related concepts, okay। So first of all we will understand meaning and components of aggregate demand। देखो क्या कहा, aggregate demand refers to the total value of final goods and services
बेटा हम जिन गुड्स की बात कर रहे हैं वो कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कितने सेक्टर होते हैं बेटा इकोनॉमी के, 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग, बेटा ये प्लानिंग की जा रही है इन चीज़ों के लिए ना, हम एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, जो हम प्लान कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हमने ये कहा जो भी हमारी लेवल ऑफ इनकम है एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी सेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो डिमांड की जाती है, मीन्स कौन सी डिमांड, जिसके लिए वो प्लान कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा इस जो आपकी ये छोटी सी एक तरीके से मीनिंग हमने समझाया, इससे बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। हमने क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड जो होती है दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, किनका, डिफरेंट सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के उनका, जो क्या कर रहे हैं, विलिंग टू इनकर, जो करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं एक गिवन पीरियड में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नोट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम कौन से एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं बेटा, हमने पहले ही कहा था कौन सा एक्सपेंडिचर है, प्लान, जिसको हमने प्लान किया है फ्यूचर में करने के लिए। हम एक्चुअल की बात नहीं कर रहे कि हमने कितना किया, हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की। ओके, नेक्स्ट है बेटा, एग्रीगेट डिमांड is the total expenditure that all household, firms, government and rest of the world are planning to incur during a given period of time। हमने क्या कहा, ये टोटल एक्सपेंडिचर है जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, दैट आर हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके द्वारा जो भी प्लानिंग की जा रही है एक पीरियड ऑफ टाइम में, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ओके, आई विल रिपीट अगेन। हमने कहा एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होती है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक फ्लो कंसेप्ट होती है। ओके बेटा, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीगेट डिमांड इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड मार्केट डिमांड इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी। जो भी हमारी पूरी इकोनॉमी है उसमें जितनी भी टोटल डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। जबकि मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन द मार्केट। एग्रीगेट डिमांड में हम बेटा एक कमोडिटी की बात करते हैं, जबकि मार्केट डिमांड में हम एक कमोडिटी की बात करते हैं, जबकि एग्रीगेट डिमांड में हम जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी डिमांड की बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू what is aggregate demand। aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। ओके, नेक्स्ट बेटा हम ये कहेंगे कि
एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो क्या होती है, एक फ्लो कंसेप्ट होती है। एग्रीगेट डिमांड इज ए फ्लो कंसेप्ट एज इट इज जनरली मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि ये क्या होती है, एक पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में मेजर होती है, इसलिए क्या होती है, फ्लो कंसेप्ट होती है। जैसे कि आपको पता है बेटा, स्टॉक क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, जबकि फ्लो क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है। नेक्स्ट है बेटा, डोंट कंफ्यूज एग्रीगेट डिमांड विद मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड मार्केट डिमांड इज ऑल्सो अ डिफरेंट कंसेप्ट। इट इज द concept of microeconomics, but aggregate demand is the concept of macroeconomics. Now aggregate demand is total demand for goods and services in the entire economy। जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड हो रही है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। वेयरएज मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन द मार्केट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ वन कमोडिटी की बात हो रही है जो कि मार्केट डिमांड में डिमांड की जा रही है, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स के द्वारा, लेकिन कौन कितनी कमोडिटी, जस्ट वन कमोडिटी। और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ओके, नेक्स्ट है बेटा, हम ही कहेंगे कि यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड। जो एग्रीगेट डिमांड होती है बेटा, वो मेजर होती है विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। क्या तो प्राइस के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, या फिर हमने क्या कहा, विद रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम, या फिर हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग उसको मेजर करेंगे। अब बेटा आपको पता होना चाहिए, आपने जब थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ा था तो आपने ये कहा था कि डिमांड का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि आपने ये कहा था जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इस वजह से डिमांड का प्राइस के साथ क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इनकम के अकॉर्डिंग, अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा की जाती है, और जब इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम की जाती है। तो हमने क्या कहा था, डिमांड का कौन से गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो वहाँ पे हम मार्केट प्राइस की बात करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो क्या था, एक छोटे लेवल पे बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी बात करेंगे, जर्नल प्राइसेस की बात करेंगे, कि जर्नली जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो एग्रीगेट डिमांड होती है कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस ऑफ जर्नल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी और विद रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। ओके, देखो हमने कहा एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू जर्नल प्राइस लेवल, वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड। क्या होगा बेटा, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को प्राइस के साथ मेजर करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एग्रीगेट डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, मीन्स क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का स्लोप क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। और इफ एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को लेवल ऑफ इनकम के साथ पढ़ते हैं, वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या फाइंड क्या किया जाएगा हमारे द्वारा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि अगर इनकम बढ़ती है तो लोग डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, और इनकम अगर घटती है तो लोग डिमांड कम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड स्लोप अपवर्ड। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का स्लोप क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। लेकिन अगर हम डिमांड को प्राइस के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो इनमें क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन एग्रीगेट डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमने आपको बताया कि इकोनॉमी जो होती है उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर,
गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो हमने ये कहा बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और वी कैन से हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इज डिनोटेड बाई सी। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। नाउ देखो, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई हाउस होल्ड। ये क्या होता है? वो टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो किसके द्वारा किया जाता है? हाउस होल्ड के द्वारा, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बेटा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी एक अकाउंटिंग ईयर में हाउस होल्ड के द्वारा जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज परचेज किए जाते हैं, उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। और उसको क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा? जैसे हम लोग सब फूड का कंजप्शन करते हैं, क्लोथिंग, हाउसिंग, बुक्स, फर्नीचर, साइकिल्स एक्सेट्रा। एजुकेशन पे भी खर्च करते हैं, मेडिसिन पे भी खर्च करते हैं। तो बेटा ये सब जो खर्चा होता है ना, ये किस में इंक्लूड होता है? हमारे द्वारा जो खर्चा किया जाता है, दैट इज इंक्लूडेड इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, देखो बेटा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। बेटा जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो डिपेंड करता है हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे। अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो खर्च करने योग्य आय होती है। मीन्स एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है उसमें से जो भी उसको कंपलसरी पेमेंट है, फॉर एग्जांपल उसको टैक्स पे करना था, टैक्स पे कर दिया, उसके बाद में जो इनकम उसके पास बचती है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। मतलब वो इनकम जिसको वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने पे खर्च कर सकता है, वो इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो हमने क्या कहा? हाईएस्ट द डिस्पोजेबल इनकम, मोर इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक पर्सन ऐसा है जिसकी 1000 रुपीज अर्निंग होती थी, तो वो क्या करता था? कंजप्शन कम करता था। लेकिन अगर उसकी इनकम अब 10,000 रुपीज हो गई तो वो क्या करेगा? कंजप्शन ज्यादा करेगा। तो क्या कहेंगे? हाईएस्ट द डिस्पोजेबल इनकम। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी तो मोर इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो क्या रहेगा? उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? देखो हमने कहा डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जो भी इनकम जिन भी सोर्सेज से हो रही, जितने भी सोर्स हैं उन सब सोर्सेज से जो इनकम होती है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन एंड सेविंग। ये क्या होता है? हाउस होल्ड जो है वो जो है उसको क्या करते हैं? खर्च करते हैं, फिर उसको सेव कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा? डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड को अवेलेबल होती है ना इनकम, फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन और सेविंग, जो उसको किस पे खर्च करता है? क्या तो कंजप्शन कर लेता है, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में खर्च कर देता है, या फिर कुछ पैसा वो सेव कर लेता है। ठीक है, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। बेटा इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी आर डिस्कसिंग इज एक्स एंटी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बेटा हम यहाँ पे जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सब प्लान फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा हमने आपको बताया कि आप माइक्रो पढ़ोगे और मैक्रो पढ़ोगे, दोनों ही इकोनॉमिक्स जो है फ्यूचर एनालिसिस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फ्यूचर एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? जो भी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, कंजप्शन की बात करेंगे, वो सब क्या है? एक्स एंटी। बेटा एक होता है एक्स एंटी और एक होता है एक्स पोस्ट। एक्स एंटी का मतलब होता है फ्यूचर के लिए जिसको हम प्लान कर रहे हैं। एक्स पोस्ट का मतलब जो एक्चुअल में हुआ, मीन्स पास्ट में जो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी की बात करेंगे? एक्स एंटी की बात करेंगे। क्लियर? तो ये था आपका बेटा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इट इज डिनोटेड बाई सी। नेक्स्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। बेटा जितनी भी प्राइवेट फर्म्स है ना, उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया गया
कौन किन गुड्स पे, कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स आपको पता है ना कौन से होते हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। और हमने क्या कहा था, ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनको यूज करने से डेप्रिसिएशन लगता है, इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में सेवरल टाइम के लिए रिपीटेडली यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ क्या कहेंगे हम, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स। जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं उनके द्वारा जो भी कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। ओके, ये था बेटा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा, इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स। जो भी फिजिकल कैपिटल एसेट्स हैं उनको जो इंक्रीज करते हैं, उसके स्टॉक में जो भी बढ़ोतरी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सच एज मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग है। ठीक है बेटा, तो इनमें जो भी एडिशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे। और क्या कह रखा है, चेंज इन स्टॉक, जो भी चेंज इन स्टॉक में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, दैट इज इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय लेवल ऑफ इनकम। बेटा जो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो टू टाइप से होता है, एक होता है बेटा ऑटोनोमस और एक होता है इंड्यूस्ड। ठीक है, ऑटोनोमस बेटा वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है बेटा, इनकम के बढ़ने से ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है और इनकम के घटने से कम हो जाता है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स इनकम इसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is autonomous, that is investment are not influenced by level of income. Next है, it is ex ante investment which is planned for future। मैंने पहले ही बता दिया बेटा, यहाँ पे जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे सब कौन से पढ़ेंगे, एक्स एंटी पढ़ेंगे। एक्स पोस्ट का मतलब होता है जो पास्ट में हैपन हुआ, जो एक्चुअल में कितना हुआ, दैट इज पास्ट। लेकिन हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, प्लान किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो में हम फ्यूचर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इट इज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट विच इज प्लान फॉर फ्यूचर। नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बेटा क्या होता है, देखो, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। बेटा आप लोगों को पता है गवर्नमेंट इज वेलफेयर एजेंसी, और गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है कंज्यूमर गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे, उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों करती है, ताकि कॉमन नीड कवर हो सके, है ना। हम क्यों एक्सपेंडिचर करते, ताकि हमारी खुद की इंडिविजुअल नीड कवर हो सके। लेकिन गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी है, इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स पे एक्सपेंडिचर करती है, जिनसे क्या होता है, कॉमन नीड कवर होती है। तो हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल गुड्स पे किया गया दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और वी कैन से जो गवर्नमेंट बेटा लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर करती है दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट हाईवे बनाती है, रोड बनाती है, पावर प्लांट बनाती है, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय जी। ओके, ये था आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, export indicate demand for goods produced within the domestic territory of a country by the rest of the world। मतलब बेटा जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है,
जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया उसकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के द्वारा जो डिमांड की जाती है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और वी कैन से जो हमारा सरप्लस होता है जिसको हम सेल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, दैट इज एक्सपोर्ट। तो हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इम्पोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ द रेजिडेंट। क्या होती है, ये रेजिडेंट्स की डिमांड होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, डिमांड इम्पोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड एब्रोड। जो एब्रोड में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो डिमांड हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा की जाती है वो क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज टर्म एज नेट एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स माइनस एम, एक्स एक्सपोर्ट एंड एम इम्पोर्ट। व्हेन वी subtract export minus import then we get net export। नेट एक्सपोर्ट से हमें पता चलेगा कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं या फिर वी कैन से जो नॉन रेजिडेंट हैं उनके द्वारा हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कितनी